हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्को बेटर। दिस इज जागृति। आज हम इस थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये इस थ्योरी का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए। उसमें हमने पियाजे की थ्योरी को डिस्कस किया था, उसका ब्रीफ इंट्रो लिया था। उसमें हमने समझा था कि स्कीमा क्या होता है, एसिमुलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। और आज हम डिस्कस करेंगे पियाजे के 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को। 4 स्टेजेस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या एजुकेशन इम्प्लीकेशंस हैं और क्या क्रिटिसिज्म है पियाजे थ्योरी का। आज हम इसको समझेंगे। तो चलिए, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आया है। तो अगर आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आ रही है और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक से। जैसा कि शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पियाजे की 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, इसको देखेंगे। एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, और जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म आपने जो भी पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस, एनिमिज्म, इरिवर्सिबिलिटी, सेंट्रेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन, डिसेंटरिंग, ट्रांसिटिविटी और रिवर्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन, ये सारे टर्म्स पियाजे थ्योरी में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है और डायरेक्ट पूछा गया है। तो चलिए इन सबको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि 4 स्टेजेस क्या होते हैं। तो 4 स्टेजेस ये होते हैं कि सेंसरी मोटर पहला होता है, प्री ऑपरेशनल दूसरा, कंक्रीट ऑपरेशनल, फिर फॉर्मर ऑपरेशनल। हमने इस पर पुरानी वीडियो पे डिस्कस किया था और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। अगर आपको वो ट्रिक पसंद आई थी इसको लर्न करने के लिए कि कैसे इनको सीक्वेंस, कैसे इनको ऑर्डर में याद रखा जाए, तो आप मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या इसका था ट्रिक। तो जैसे कि आपको पता ही है कि सेंसरी मोटर स्टेज में बर्थ से लेकर 2 ईयर तक का होता है। फिर आपका आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 to 7 ईयर है। फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर है। फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज 11 ईयर्स के ऊपर में होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज। पहली स्टेज है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे सेंसेस के थ्रू होती है ये। इसको हिंदी में हम संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय गतिक अवस्था भी कहते हैं। और ये स्टेजेस बच्चों में 2 साल तक ही रहती है, बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक ही रहती है। और इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं मेनली अपने सेंसेस के थ्रू, अपनी इंद्रियों के थ्रू सीखते हैं। वे टेस्ट करते हैं, वे स्मेल करते हैं, ठीक है, और वे अपने ईयर आइज़ का ज़्यादा, अपने सराउंडिंग से वो ज़्यादा लर्न करते हैं। तो अपने सेंसेस के थ्रू वो ज़्यादा सीखते हैं। बच्चे कम्प्लीटली ईगो सेंट्रिक रहते हैं। बच्चे आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा अहमवादी होते हैं, मतलब कि उनको सिर्फ अपना अपना दिखता है। अगर उन्हें भूख लगी है तो फिर वे चिल्लाएंगे, रोएंगे जब तक उन्हें उनके पास खाना नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मतलब कि किसी की परेशानी को वो नहीं समझते हैं। वे उनके अंदर इमोशंस कंट्रोल करने कुछ में नहीं आते कि इमोशंस कैसे कंट्रोल करें। तो वे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो बहुत ही ईगो सेंट्रिक रहते हैं। जो चीज़ उन्हें चाहिए वो चाहिए। तरह से कि बच्चे ऐसा नहीं कि बहुत ईगो होते हैं, उनके अंदर बहुत अहम होता है। वे उनके स्वभाव में ऐसा होता है कि उनको पियाजे ने ईगो सेंट्रिक कहा है कि वो ईगोस्टिक होते हैं, ठीक है। फिर चाइल्ड जो होते हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट, मतलब कि बच्चे गलत करेंगे, सही करेंगे। जैसे कि गिर गए, चलते चलते वो गिर गए, फिर से वे उठें, फिर से वे गिर गए, फिर चलना सीखें। तो वो ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट टाइप की चीज़ें कर रहे हैं। और वहीं पे पियाजे ने उन्हें लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है। और वो पियाजे कहते क्या है कि बच्चे जो होते हैं वे छोटे वैज्ञानिक होते हैं। उनके अंदर बहुत ही क्यूरियोसिटी रहती है, बहुत जागरूकता रहती है कि चीज़ों को वो सीखें, लर्न करें, क्या चीज़ कैसे हुई है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस आपका फर्स्ट स्टेज में आएगा, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी अवस्था में आएगा। आप इसको याद रखिएगा। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है, अब इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई वस्तु, ठीक है। परमानेंस मतलब कि कोई वस्तु अगर परमानेंट आपके माइंड में है, मतलब कि कोई भी वस्तु परमानेंटली एक जगह पे है। जैसे कि आपके सामने आपके बुक्स हैं, ठीक है, आप लिख रहे हो तो वो एक ऑब्जेक्ट हुआ, एक ऑब्जेक्ट है जिसको कि आप छू रहे हो, जिसको कि आप देख रहे हो। वैसे ही ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चों में कैसा होता है, अब इसको हम समझते हैं। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस ये चीज़ होती है, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, आप देख रहे हो इमेज में, ये छोटे से बच्चे के सामने अगर हम कोई चीज़ रख दें, मान लीजिए कि कोई बच्चा है वो चॉकलेट के लिए बहुत जिद करता है, तो माँ बाप चाहते हैं क्या है कि चॉकलेट वो उनको ना दे। लेकिन बच्चे क्या है कि अगर वो चॉकलेट की जिद पकड़ ली तो उनको वो चीज़ चाहिए। तो बच्चा जब 0 से 2 ईयर्स की स्टेज में रहता है तो बच्चे के सामने जब तक चॉकलेट रहेगी तब तक उसकी वो जिद करता रहेगा कि उसको चॉकलेट चाहिए। जैसे ही माँ बाप ने उसके चॉकलेट को कहीं पर छिपा दिया, मान लीजिए कि कहीं पर
फ्रिज पे रख दिया, कहीं पे भी छुपा के रख दिया, फिर बच्चा उस चीज़ को भूल जाएगा, क्योंकि बच्चे के सामने वो चॉकलेट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर वो चॉकलेट उसके सामने रहेगी, बच्चे के लिए अभी ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट किसको लिया, चॉकलेट को लिया, तो वैसे ही अगर बच्चे के सामने वो चॉकलेट है तो बच्चा उस चीज़ की जिद कर रहा है, ठीक है। अगर बच्चे के सामने वो चॉकलेट नहीं है तो बच्चा उस चीज़ के लिए जिद नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा होता है कि बच्चा कोई वस्तु आने पर उसकी जिद कर रहा है और कोई वस्तु चले जाने पर उसकी जिद नहीं कर रहा है, उस वस्तु को वो भूल गया, उस ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए कि वो चॉकलेट को बिल्कुल उसके माइंड से निकल गया कि चॉकलेट भी कुछ होता है, तो कह लेंगे कि बच्चे के अंदर अभी ऑब्जेक्ट परमानेंस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बच्चा अभी उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस को अटेन नहीं कर पाया है। तो क्या होता है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है हमारा बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक रहता है, तो बच्चा क्या करता है कि स्टार्टिंग में, जैसे कि 0 जो बर्थ होता है उसके लेके 1 साल तक उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है। मतलब कि अगर कोई सामान आप उसको दिखा रहे हो तब तक उसके सामने है, मान लीजिए कि यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हो कि बच्चे के सामने पहले इस टॉय को दिखाया तो बच्चे ने समझा कि हाँ ये टॉय है, फिर आपने इसको छिपा दिया, इस बच्चे के सामने से छिपा दिया, तो बच्चा भूल गया कि इसके दिमाग में नहीं कि कोई टॉय था भी इससे पहले। तो क्या हुआ, बच्चे के दिमाग में, बच्चे ने अभी तक ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं सीखी। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कि बच्चे ने अभी तक ये नहीं सीखा है कि अगर कोई वस्तु उसके सामने नहीं है तो मतलब कि इसका मतलब ये नहीं कि वो वस्तु एग्जिस्ट नहीं करती, वो दुनिया में है ही नहीं, वो है लेकिन कुछ देर के लिए वो छिप गई है, ऐसा हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि बच्चे ने इसको समझ लिया कि मम्मी ने इसको छिपा लिया, मम्मी, मान लीजिए कि जो हम लोग छोटे बच्चों के साथ एक रुपया या किसी कपड़े के साथ हम लोग झा वाला गेम खेलते हैं, है ना, कि हम लोग कहीं छिप जाते हैं और फिर वो धीरे से दिखते हैं। तो अगर छिपने के बाद हम लोगों को बच्चा भूल जाए कि कोई पीछे था भी, कर्टन के पीछे कोई खड़ा भी था, बच्चा ये चीज़ भूल जाए, तो मतलब कि बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस अभी डेवलप नहीं किया है। अगर वहीं में बच्चे को याद रहे कि हाँ अभी मम्मा निकलेगी पर्दे के पीछे से, मम्मा भी छिप गई है, तो इसका मतलब कि बच्चे ने ऑब्जेक्ट परमानेंस अटेन कर लिया है। तो स्टार्टिंग के कुछ समय तक, मतलब कि 0 to 1 ईयर तक बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस बिल्कुल नहीं रहता है। बच्चे के सामने अगर जब तक कोई चीज़ है तभी तक उसके लिए उसकी जिद है, अगर कोई चीज़ छिपा दी जाए तो बच्चा उसको बिल्कुल भूल जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट परमानेंस जब बच्चा 2 ईयर्स का कंप्लीट हो जाता है तो वो फिर उस चीज़ों को समझ जाता है कि ऐसा नहीं कि जो चीज़ उसके सामने नहीं है वो दुनिया में ही नहीं है, तो उस चीज़ को समझ जाता है और वो समझ जाता है कि अभी कुछ देर के लिए इसे छिपा दिया गया है, कुछ देर के लिए अभी ये सामान कहीं और रख दिया गया है, लेकिन ये सामान दुनिया में एग्जिट करता है, तो मतलब कि बच्चे ने ऑब्जेक्ट परमानेंस के स्टेज को अचीव कर लिया है। तो ये कब होता है, आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चा 0 to 2 ईयर की स्टेज में डेवलप कर लेता है, जिसको कि हम सेंसरी मोटर या संवेदी अवस्था कहते हैं। ओके, चलिए आप, तो पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बर्थ टू अबाउट 2 ईयर्स एज अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट। तो बोल रहे हैं कि जो पहला स्टेज होता है, जो बच्चा होता है, वो बर्थ से लेकर 2 ईयर तक रहता है और बच्चा उसमें सबसे अच्छे तरीके से लर्न करना सीखता है चीज़ों को। तो ये क्वेश्चन आपके जून 2011 में भी आया है। तो बताइए कि ये कौन सा स्टेज है कि जो बच्चा बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक में रहता है और किस तरीके से चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखने में उसकी हेल्प करता है। तो बाय यूजिंग द सेंसेस, बच्चे अपने इंद्रियों के द्वारा सीखते हैं। फिर है कि बाय कॉम्प्रीहेंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स, बच्चे न्यूट्रल वर्ड्स को सीखते हैं, कॉम्प्रीहेंड करना सीखते हैं। बाय थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट फैशन, बाय अप्लाइंग न्यू एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज का तो कुछ है ही नहीं है कि बच्चे लैंग्वेज के से बोलना ही नहीं जान पाते इतनी जल्दी, तो ठीक है, उनकी लैंग्वेज इतनी डेवलप ही नहीं कर पाती है। एब्स्ट्रैक्ट फैशन, अमूर्त, मतलब कि बच्चे तो अभी जो बच्चे के सामने ही है वही बच्चे अच्छे से नहीं समझ पा रहे, तो वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को, अमूर्त चीज़ों को कैसे समझेंगे, वे ज़्यादा कंक्रीट चीज़ों को जो बच्चे छू सकते हैं उन पे ज़्यादा वो समझते हैं। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन ए होगा कि बाय यूजिंग द सेंसेस, कि बच्चे अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपनी सेंसेस के द्वारा जो चीज़ सीखते हैं वो जल्दी सीखते हैं। अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट बाय यूजिंग द सेंसेस इन द स्टेज ऑफ बर्थ टू 2 ईयर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच अ चाइल्ड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब बताइए कि पूछा है, देखिए जैन 2012 में क्वेश्चन आया भी है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस कब बच्चा अचीव करता है, तो बहुत ही ईजी सा है, इसका भी आंसर ए ही होगा, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें कि बच्चा आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव कर लेता है, बर्थ से लेकर 2 ईयर तक के अंदर वो ऑब्जेक्ट परमानेंस को अचीव कर ले जाता है। ओके, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये हमारी सेकेंड स्टेज है, जिसको कि हम हिंदी में पूर्व सक्रिय अवस्था भी कहते हैं। प्री मतलब कि पूर्व, ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपको सबसे पहली चीज़, कोई चीज़ अगर समझनी है तो इसमें यह है कि आपका लॉजिकल, आपका जो मेंटल थिंकिंग होता है, मेंटल चीज़ों से, मतलब कि दिमाग जो कॉग्निटिव चीज़ें होती हैं उनको समझने में बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ होती है, अभी वो चीज़ डेवलप नहीं होती है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर लॉजिक्स डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। तो मेंटल एलिमेंट ऑफ कॉग्निटिव लॉजिक ये डेवलप नहीं होते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो बच्चे क्या होता है कि बच्चे 2 से साल से बड़े हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर अब बच्चे अच्छे से लैंग्वेज लर्न कर लिए होंगे। अब जो बच्चे माँ पा ऐसा करके जो टुकड़ों में बोलते थे छोटी छोटी चीज़ों का, वो पूरे एक सेंटेंस में बोलने लगते हैं। तो एक तरीके से ये हो गया। और बच्चे जो मैंने बताया था आपको कि बच्चे जो छोटे रहते हैं ईगो सेंट्रिक ज़्यादा रहते हैं, तो अभी भी वो बच्चे ईगो सेंट्रिक ही रहते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि ऐसा नहीं कि उनके अंदर से ये चीज़ बिल्कुल खत्म हो जाती है, लेकिन हाँ धीरे धीरे चीज़ें कुछ कम होने लगती हैं। अब बच्चा थोड़े थोड़े कम ईगो सेंट्रिक रहते हैं, लेकिन वो रहते हैं, ठीक है। तो अब ये होता है कि अब वो अभी भी वो अपने टॉय को शेयर नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई खिलौना उनके पास है तो वो ऐसा नहीं कि कोई खिलौना उनसे दूसरे लोग लेके चले जाएं, वो चुपचाप बैठे रहें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अभी भी इनके अंदर ईगो सेंट्रिक वाला कुछ सिम्टम्स रहते हैं।
फिर आपका आता है कि कंजर्वेशन। तो देखिए कंजर्वेशन ये आप समझ लीजिए कि अभी इनके अंदर कंजर्वेशन नहीं डेवलप होता है। और कंजर्वेशन क्या होता है इसको हम डिटेल में समझेंगे बहुत अच्छे से कि इसको हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये अच्छे से जाके डेवलप हो जाता है। अभी क्या है कि अभी कंजर्वेशन जो है ये अभी डेवलप नहीं होता बच्चों में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर कंजर्वेशन डेवलप होता है तो आप बोलेंगे नहीं होता है। आप इसको कहीं नोट कर लीजिए कि बच्चे के अंदर दो बातें नहीं होती हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में। एक तो उनका लॉजिकल माइंड नहीं होता है, बहुत ज़्यादा वो लॉजिक तर्क वितर्क टाइप की चीज़ें वो नहीं कर पाते हैं, और दूसरी बात है कंजर्वेशन का कंसेप्ट उनके अंदर डेवलप नहीं होता है। ये इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंजर्वेशन को हम बाद में समझेंगे क्या होता है। अभी हम देख लेते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में और क्या चीज़ें होती हैं। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ये रहता है कि बच्चे किसी भी चीज़ को सिंबल बना के अपना काम करने लगते हैं। जैसे कि बच्चे ने टीवी का रिमोट उठाया और वो टीवी के रिमोट को फ़ोन बना के बात करने लगता है, फ़ोन से ही उसको वो एक तरह का वो मोबाइल फ़ोन बना। वैसे पापा मम्मी बात कर रहे हैं फ़ोन पे तो वो देख रहा है, वैसे ही वो अपने रिमोट के टीवी के रिमोट को कान में लगा के वो बात करने लगेगा, बताएगा कि मैं भी फ़ोन से बात कर रहा हूँ। तो एक तरह से बच्चे सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी चीज़ें उनके सामने जैसा हो रहा है वो वैसे ही किसी भी चीज़ को किसी भी साथ बिहेव करने लगते हैं। फिर आता है मेक बिलीव प्ले। मतलब कि बच्चे प्रिटेंड करते हैं। मतलब कि अगर मम्मी किचन में खाना बना रही हैं तो मम्मी कुकिंग कर रहे हैं तो बच्चे भी अपने किचन सेट में जाके कुछ भी चाय बनाएंगे या फिर कोई भी डिश बनाने लगेंगे मम्मी को देख के। तो बच्चे क्या करें एक प्ले करते हैं, मतलब कि बिलीव प्ले करते हैं कि जैसे कि जो भी चीज़ उनके इर्द गिर्द होती है उसको देख के वैसे ही करने लगते हैं। अगर किसी के पापा पुलिसमैन है तो उनके ऐसे हैट लगा के गन वन लेके खड़ा हो जाएगा कि वो भी पुलिस की तरह बन जाएगा। अगर वहीं पर डॉक्टर है तो डॉक्टर की तरीके वो पूरा तैयार हो जाएगा और पूरा अपना डॉक्टर की तरीके बिहेव करने लगेगा। तो वो सारी चीज़ें कि बच्चा मेक बिलीव प्ले करता है कि वे बस दूसरों के तरीके बनने की कोशिश करता है। एनिमिज्म। बता सकते हैं कि जो एनिमिज्म होता है वे बच्चे के अंदर प्री ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होता है। तो अब हम समझते हैं कि एनिमिज्म होता क्या है। सकते हैं कि जो एनिमिज्म होता है वे बच्चे के अंदर प्री ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप होता है। तो अब हम समझते हैं कि एनिमिज्म होता क्या है। एनिमिज्म में ये होता है कि जो बच्चे होते हैं वे नॉन लिविंग थिंग्स में भी सोचते हैं कि सब में जान होती है। मतलब कि अगर कोई उनके हाथ में टॉय है, ठीक है, बच्चे के हाथ में अगर टॉय है तो बच्चे सोचते हैं क्या है कि ये भी उसको भी उन्हीं के तरीके भूख लगती है, ठीक है, वो उसको अपना जो वो खाएंगे वो टॉय को भी खिलाएंगे। अगर वो पानी पी रहे हैं तो वो सोचेंगे कि टॉय को भी जो उनके पास टेडी है उसको भी प्यास लगेगी तो उसको भी पानी पिलाएंगे। तो वो हर चीज़ में सोचते क्या है कि सब चीज़ों में जान होती है। तो वो हर चीज़ को ट्रीट ऐसा करते हैं कि सब चीज़ों को जान होती है। तो वो उनको लगता है कि सब चीज़ें जो हैं सब एक जैसे वे फील करते हैं, जैसे वे बिहेव करते हैं वैसे वो बाकी चीज़ें करती हैं। सपोज कीजिए कि कोई बच्चा खेलते खेलते दीवार से लड़ गया, उसका सर लड़ गया, ठीक है, और वो बच्चा काफ़ी तेज़ से रोने लगा। तो माँ बाप कभी कभी दौड़ के आते हैं और दीवार को के हाथ से ऐसे टैप करते हैं, मारने लगते हैं कि, और फिर बच्चा उसको देख के खुश हो जाता है कि दीवार ने मुझे मारा और मम्मा ने दीवार को मार दिया। तो उनको क्या लगता है कि जैसे उनको चोट लगी वैसे ही दीवार को चोट लगी। तो ये क्या एनिमिज्म का कंसेप्ट है कि बच्चे सोचते हैं कि हर एक चीज़ में जान होती है, तो उनको वो चीज़ सब में लगता है कि सब में जान है। आप समझ गए होंगे एनिमिज्म क्या होता है। इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि रिवर्सिबल मतलब कि कोई चीज़ रिवर्स हो जाना, जैसे कि कोई चीज़ पलट जाना, वैसे ही इरिवर्सिबिलिटी होता है कि बच्चे नहीं रिवर्स होना है। तरह से इर का मतलब हो गया कि नहीं रिवर्स हो रहा है एक तरीके से। तो जैसे कि बच्चा है, आपने अपने बच्चे को 1 2 3 4 से लेके 10 तक काउंटिंग सिखा दी, ठीक है, बच्चे ने सीख लिया, अब वो ईजिली बोलने लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बच्चे ने काउंटिंग सीख ली। अब अगर आप बोलेंगे बच्चे से कि आप इसको बैक काउंटिंग करो तो बच्चा क्या इसको अब उल्टा काउंटिंग कर पाएगा? अब उसको 8 7 6 5 4 3 2 1 कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसके अंदर ये कंसेप्ट अभी नहीं डेवलप होता है। बच्चे में अभी इरिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट नहीं डेवलप होता है। जो बच्चे 2 से 7 साल के अंदर रहते हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि चीज़ों को वो पहले सही से देखें फिर उसको उल्टा करके देखें, ऐसा करने में उनको दिक्कत होती है। तो बच्चों में इरिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट नहीं अभी होता है, ठीक है। फिर आप कहते हैं सेंट्रेशन। सेंट्रेशन जैसे कि नाम से ही समझ रहे होंगे, सेंटर मतलब कि किसी एक चीज़ पे फोकस कर पाते हैं बच्चे। अगर आप बच्चे को कोई 2 चीज़ एक साथ करने को दे दोगे तो बच्चे कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 2 से 7 साल तक के बच्चों को ये चीज़ प्रॉब्लम होती है। मतलब कि अगर आप कोई बच्चे को लिखना सिखा रहे हो तो अगर आप बोलोगे ए फॉर एप्पल और बच्चे से कहोगे कि आप ए फॉर एप्पल बोलो और साथ साथ लिखो, तो बच्चा मतलब कि वो कर लेगा लेकिन उसको प्रॉब्लम होगी। वो चाहे तो पहले वो बोल लेगा या तो पहले वो लिख लेगा। अगर आप चाहोगे कि वो बोले भी लिखे भी तो उसको आपको बार बार बोलना पड़ेगा कि तुम बोल के लिखो। उसको वो चीज़ याद नहीं रहती, वो एक ही चीज़ पे फोकस कर पाएगा, या तो वो पहले बोल ही लेगा या तो वो पहले लिख ही लेगा। तो बच्चे सेंट्रेशन में किसी एक चीज़ पे एक टाइम पे फोकस कर पाते हैं, एक साथ वो 2 चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये कंसेप्ट आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप हो जाता है। तो ये सारे जितने भी आपने अभी तक समझे हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मेक बिलीव प्ले, एनिमिज्म, इरिवर्सिबिलिटी, सेंट्रेशन, ये सारा कुछ आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। आप इसको जरूर याद रखिएगा कि किस स्टेज में क्या चीज़ें आती हैं और इसी पे क्वेश्चन बनता है और बस इसी पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। फिर इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। According to Piaget, a child between 2 to 7 years is in the dash stage of cognitive development। बोल रहा है कि जो बच्चा 2 से 7 साल तक के स्टेज के अंदर रहता है उसको हम कौन सी स्टेज कहते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है, अगर आपने अभी तक समझ में आ गया होगा तो इसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सितंबर 2015 में भी आया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अपने क्वेश्चन 4 पे आ गए हैं। Piaget believed that children in the pre-operational stage have difficulty
टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन, दिस इज़ नोन एज, मतलब कि पियाजे का मानना है कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चों को दिक्कत आती है दूसरों का पर्सपेक्टिव समझने में, दूसरों का व्यू समझने में, वो पर्सन को दूसरे पर्सन को नहीं समझ पाते, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो छोटे बच्चे रहते हैं कि जो 2 साल तक के अंदर रहते हैं, 2 साल के बाद भी 7 साल तक बच्चे के अंदर ईगो सेंट्रिज्म रहता है, बच्चे बहुत ही अहमवादी रहते हैं, उनको मतलब कि दूसरों का व्यू नहीं समझ में आता। मैंने बताया कि अगर बच्चों को भूख लगी है तो वो तब तक रोते रहेंगे जब तक उनके सामने खाना नहीं आ जाएगा, या उन्हें कुछ चाहिए तो वो कोई भी तरीका अपना लेंगे माँ बाप को डोमिनेट करने का, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ईगो सेंट्रिज्म कहेंगे, जिसमें कि बच्चा दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं समझता है और वो किसी का सिर्फ अपना अपना देखता है। उसमें उस स्टेज को हम प्री ऑपरेशनल स्टेज में ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे अपनी थर्ड स्टेज पे, जिसको कि हम कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि बच्चे के अंदर 7 से 11 वर्ष तक होती है। जो ये टाइम पीरियड चलता है, बच्चे जब 7 साल से 11 वर्ष तक के रहते हैं, उसको हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो इसको हम हिंदी में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को मूर्त सक्रिय अवस्था भी कहते हैं। मूर्त मतलब कि हम जिसको छू पाएँ, कंक्रीट का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को हम छू के फील कर सकें उसको हम कंक्रीट कहते हैं। और कंक्रीट का ऑपोजिट होता है एब्स्ट्रैक्ट, जिसको कि हम फील कर सकते हैं, जिसको कि हम छू नहीं सकते हैं, बस उसको हम फील कर सकते हैं। कंक्रीट में होता है जिसको कि हम छू लें, और एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसको कि हम ना छू पाएँ। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जैसा कि नाम बता रहा है कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर इस स्टेज में लॉजिकल रीजनिंग या कह लीजिए कि लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है। अगर आपसे पूछे कि किस स्टेज में बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करती है, तो आपको कंक्रीट ऑपरेशनल पे टिक करना है, ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में लॉजिक थिंकिंग नहीं डेवलप की थी, हमने पढ़ा था, लेकिन कंक्रीट ऑपरेशन में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर जाती है। अब इस स्टेज में क्या क्या चीज़ें आएंगी हम इसको देख लेते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे कि बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें डेवलप कर जाती हैं। तो सबसे पहला आपका कंजर्वेशन, जिसको कि मैंने बताया था आपको, मैं इस स्टेज में बताऊंगी। इस स्टेज में आके कंजर्वेशन डेवलप कर जाता है। फिर होता है सीरिएशन, फिर डिसेंटरिंग, ट्रांसटिविटी, क्लासिफिकेशन, रिवर्सिबिलिटी। इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो एक चीज़ बस शुरू करने से पहले आप समझ लीजिए कि जो भी चीज़ें प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो भी चीज़ें 2 से 7 साल में डेवलप नहीं कर पाए थे बच्चे, अब इस स्टेज में आके 7 से 11 साल में वो सारी चीज़ें बच्चे डेवलप करना सीख जाएंगे। तो एक स्टेज को अगर आप दूसरे स्टेज से लिंक करके पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। तो अब हम अपना समझते हैं सबसे पहला पॉइंट, कंजर्वेशन। ठीक है कि कंजर्वेशन होता है कि अंडरस्टैंडिंग स्टेज द सेम इन द क्वांटिटी इवन दो इट्स अपीयरेंस चेंजेस। मतलब कि कहने का है कि अगर आपने 2 ग्लास है, ठीक है, आपके पास, आपने दोनों ग्लास में पानी भरा इक्वल अमाउंट का, और ग्लास जो है देखने से दोनों ग्लास सेम एक जैसी दिखती है, तब तो बच्चा एकदम ईजिली बता देगा कि हाँ ये 2 ग्लास है, दोनों ग्लास में इक्वल अमाउंट का पानी है और दोनों में बराबर पानी है, दोनों सेम ग्लास है। ठीक है, ठीक है, आपने ऐसा कर लिया। फिर आपने क्या किया, एक ग्लास तो सेम जैसी थी वैसे ही रखी, आपने यहाँ पे दूसरी ग्लास को चेंज कर दिया, इसको थोड़ा सा पतले ग्लास में कर दिया। फिर बच्चे से आपने पूछा कि पानी कितना है, जबकि पानी का क्वांटिटी आपने बढ़ाया नहीं, जो था बस आपने ग्लास को, उसका अपीयरेंस जो ग्लास को देखने में जैसा था उसको बदला है। तो बच्चा क्या बोलेगा कि बच्चे को जो चीज़ दिख रही है, क्योंकि बच्चा अभी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, बच्चा ये चीज़ नहीं समझ पा रहा है कि आपने क्या किया है कि फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर दिया है। ग्लास पहले थोड़ी सी मोटी थी, चौड़ी थी, तो उसमें पानी थोड़ा नीचे तक आ रहा था, अभी ग्लास क्या लंबी है। तो बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उसको क्या लग रहा है कि अगर आप पूछेंगे कि पानी किस में ज़्यादा है, कि दोनों में बराबर है, तो बच्चा बोलेगा कि पानी इसमें ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे को ये चीज़ सामने दिख रही है। तो बच्चा 2 से 7 साल के बच्चे के अंदर कंजर्वेशन का कंसेप्ट नहीं डेवलप करता था, लेकिन अब हम कंक्रीट ऑपरेशनल में हैं, जिसमें कि हम 7 से 11 वर्ष के बीच में हैं। तो 7 से 11 वर्ष के बीच में बच्चे के अंदर ये कंसेप्ट डेवलप कर जाता है। अब बच्चा बता लेगा कि ये जो आपने दोनों ग्लास रखी है, वो दोनों ग्लास, एक में कम पानी इसलिए है क्योंकि आपने ग्लास को पतली ग्लास में डाल दिया है, और जो चौड़ी ग्लास है ये वाली, इसमें पानी भी सेम है जितना कि इस ग्लास में। तो बच्चे ने यहाँ पे कंसेप्ट को समझ लिया है। इसको हम कंजर्वेशन कहते हैं, कि जो भी एक जगह पे एक साथ, तो हम जो बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, ये बच्चे ने कैसे सीख लिया, क्योंकि बच्चे ने उसका लॉजिक माइंड अब डेवलप कर गया, क्योंकि बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ गया है। अब इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन ऑफ अमाउंट इज़ अ लैंडमार्क ऑफ, कि जो बच्चे हैं कि कब से कंजर्वेशन के कंसेप्ट को समझने लगते हैं, ये कौन सा मतलब कि लैंडमार्क है कि कब से, कौन से स्टेज से बच्चे समझने लगते हैं। तो आपको बताना है कि कंजर्वेशन कब से बच्चे समझने लगते हैं। जैसे कि हमने भी पढ़ा कि बच्चे के अंदर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कंजर्वेशन का कंसेप्ट डेवलप कर जाता है। बच्चे इस स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे कंजर्वेशन को समझने लगते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है डिसेंटरिंग। डिसेंटरिंग को हम क्या कहते हैं, मतलब कि पहले क्या होता था सेंटरिंग में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो हमने पढ़ा था, सेंटरिंग को ही इसका ऑपोजिट है कि बच्चे पहले एक साथ 2 चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते थे। हमने ये जाना था कि बच्चे अगर लिख रहे हैं तो वो लिखेंगे, अगर वो पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है कि बच्चे अब एक साथ 2 चीज़ों पे फोकस कर ले रहे हैं। क्यों फोकस कर ले रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि अब बच्चे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ गए हैं। बच्चे 7 से 11 वर्ष के दौर में चल रहे हैं, तो वो अब एक साथ 2 बातों पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, वे एक साथ 2 काम कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि बच्चों से कि
जैसे कि मैंने बताया कि अभी बच्चों के अंदर कंजर्वेशन का कंसेप्ट डेवलप कर गया है कि अगर 2 बीकर में पानी एक लेवल पर रखा है, ठीक है, तब भी वो समझ जाएंगे कि पानी की क्वांटिटी सेम है। अगर हम 1 बीकर को चेंज करके उसका अपीयरेंस चेंज करके और दूसरे पतले से बीकर में रख दें तो ऐसा नहीं है कि पानी का चेंज होना बदल जाएगा, ठीक है, पानी उतना ही रहेगा। ये कंसेप्ट तो बच्चे कैसे समझ रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो पानी की क्वांटिटी है और जो बीकर की लेंथ का, दोनों का कंसेप्ट बच्चे एक साथ समझ रहे हैं। मतलब कि बच्चे अब केवल एक बात पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, बच्चे दोनों बात पे ध्यान दे रहे हैं। देखिए, कंजर्वेशन का कंसेप्ट आपको हर जगह मिलेगा, जुड़ा हुआ मिलेगा। मतलब कि कंजर्वेशन से ही आपका डिसेंटरिंग भी जुड़ा हुआ है कि बच्चे अब एक साथ 2 बातों पर फोकस करने सीख गए हैं, बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर गई है। ट्रांसिटिविटी में ये होता है कि बच्चे कोई भी चीज़ को एक रिलेशनशिप के तौर पे देखने लगते हैं। मतलब कि एक चीज़ से दूसरे चीज़ को मिला के सीखना जान जाते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई बोला कि कोई आपने बच्चों को मैथ्स का क्वेश्चन दिया, अब आपने बोला कि इसको मान लीजिए कि आपने कोई नंबर दिया 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा कुछ नंबर दिया, आपने उसको बोला कि आप उसको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। तो बच्चे उसको असेंडिंग छोटे से बड़े में उसको लगाएंगे। तो क्या कर रहे हैं बच्चे के अंदर अब ट्रांसिटिविटी, मतलब कि बच्चा अब चीज़ों को अकॉर्डिंग उसके हाइट वाइज या अकॉर्डिंग टू उनके सीरिएशन के अकॉर्डिंग वो लगा पा रहा है। तो ये बच्चा कैसे कर पा रहा है, बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर गई है। अगर आपने बोलेंगे कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, कि आप उसको उल्टे क्रम में लगाओ, तभी बच्चा इसको लगा लेगा। तो ट्रांसमिटी का मतलब कि मेनली यही है कि बच्चे को चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में दो, चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में दो, बच्चा किसी भी चीज़ को रिकग्नाइज करना सीख जाएगा, एक रिलेशन निकालना सीख जाएगा 2 बातों के बीच में, ठीक है। तो इसको हम ट्रांसमिटी का कंसेप्ट कहते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि आपने बच्चा पहले इससे छोटा, फिर इससे छोटी डॉल, फिर इससे बड़ी डॉल, फिर इससे बड़ी डॉल, एक सीक्वेंस में उसको लगाया। तो कैसे लगाया है, ये इसने बच्चे ने कंसेप्ट को सीख लिया ट्रांसमिटी के। और कब सीखा है, जब बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ गया है। फिर आता है सीरिएशन, जैसे कि मैंने बताया। तो जैसा कि बच्चे के अंदर अब क्या है कि सीरिएशन का कंसेप्ट भी डेवलप कर गया। अब बच्चा किसी भी चीज़ को, जैसे कि ट्रांसमिटी में हमने पढ़ा था कि बच्चे ने एक चीज़ को किसी ऑर्डर में लगाना सीख जाता है, वैसे ही सीरिएशन भी है कि बच्चा आप क्या कर रहा है, किसी चीज़ को सीरियल में लगाना सीख जाता है। वो कैसे सीखता है कि किसी भी हाइट के अकॉर्डिंग, अगर आपने किसी को बोल दिया कि हाइट के अकॉर्डिंग इसको सेट करो, इसको वेट के अकॉर्डिंग सेट करो, ठीक है, आपने उसको कोई भी एक चीज़ बता दी, उसके अकॉर्डिंग उसको कोई काम करना पड़े, एक वाइज में कोई काम करना पड़े, तो बच्चे उसको कहते हैं कि उनके अंदर सीरिएशन का कॉन्सेप्ट डेवलप कर जाता है। फिर क्लासिफिकेशन, बच्चे के अंदर क्लासिफिकेशन, मतलब कि अब बच्चे 2 चीज़ों में डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक है, उनकी अपीयरेंस को देखिए, उनके साइज़ को देखिए, उनके ऑब्जेक्ट को देखिए, उनकी विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, ठीक है, एक वो आइडिया लगा लेते हैं कि ये दोनों चीज़ डिफरेंस है। मतलब कि आपने फूल को रख दिया, दो तरीके के फूल बच्चों के सामने आपने रख दिया, एक ब्लू कलर का, एक येलो कलर का, तो बच्चे ने अब ये बता लेगा कि ये ब्लू कलर का फूल है, ये येलो कलर का फूल है, दोनों में डिफरेंस है, ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। तो बच्चा जब बच्चा 7 से 11 वर्ष के स्टेज में रहता है, जबकि वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर रहता है, तो बच्चे के अंदर क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट डेवलप कर जाता है। रिवर्सिबिलिटी हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज में पढ़ा था कि बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी में क्या होता है कि बच्चे के अंदर अब रिवर्स करने की क्षमता आ जाती है। अब बच्चा उल्टी काउंटिंग भी कर सकता है, अब बच्चा उल्टा भी समझ सकता है, किसी चीज़ को सीधा, किसी चीज़ को उल्टा करके भी वो समझ सकता है। जैसे कि बच्चा 8 + 5 को 13 समझता था, तो अब वो 5 + 8 करके 13 समझ सकता है, ठीक है। मतलब कि बच्चा 2 चीज़ को रिवर्स करना सीख जाता है, ठीक है। अब हम अपनी लास्ट स्टेज में आ गए हैं, जिसको कि पियाजे ने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा है, जो कि 11 वर्ष के ऊपर की अवस्था होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को हम हिंदी में औपचारिक सक्रिय अवस्था भी कहते हैं, तो फॉर्मल को हम औपचारिक भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आप समझ सकते हैं कि बच्चा अब 11 ईयर के एबव है, और इसके बाद जितने भी बड़ा होता चला जाएगा पियाजे के अकॉर्डिंग ये फॉर्मल स्टेज में ही रहेगा। और फॉर्मल स्टेज में बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। अब बच्चा किसी भी चीज़ को अनुमान लगा के कह लीजिए, या फिर बच्चा किसी भी चीज़ को उसके सामने नहीं भी है, अमूर्त है, बच्चा उस चीज़ को समझ जाएगा। अगर आप बात करोगे कि अब कुछ भी ऐसी बात करोगे कि जो कि आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उसके बारे में जानते हैं, तो आप बच्चा उस चीज़ को समझने लगेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम कि मान लीजिए कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आपने बताया बच्चों को कि इसको मल्टीप्लाई करने से इतना होगा, इसको चीज़ करने से इतना होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते चले जा रहे हैं, ठीक है। आपने उसको मल्टीप्लाई और बेसिक कैलकुलेशन नहीं दिखाया, आप उसको बस डायरेक्ट कैलकुलेशन करके बताते चले जा रहे हो, इसको करने से ये आएगा, इसको करने से ये आएगा। तो बच्चे ने क्या किया कि बच्चा अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना सीख गया। अब उसको पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं है हर छोटी छोटी चीज़ों को लिखने के लिए, अब वो अपने दिमाग में भी चीज़ों को एक इमेज क्रिएट करके भी अपना काम कर सकता है। तो एक तरह से इसी को फॉर्मल स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं कि बच्चा अब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी करना सीख जाता है। एक बेसिक कैलकुलेशन तो जो हम जानते ही थे, लेकिन अब बच्चा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी करना सीख जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना सीख जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं।
फिर ये है कि बच्चा हाइपोथेटिकल रीजनिंग करना सीख जाता है। मतलब कि हाइपोथेटिकल में होता है कि बच्चा एक तरह से अनुमान लगाना सीख जाता है। आप देखेंगे बच्चा परिकल्पना करना सीख जाएगा कि किसी भी चीज़ पे वो जजमेंट दे सकता है, किसी भी चीज़ पे वो रिसर्च बना सकता है, हाइपोथेटिकल एनालिसिस कर सकता है, किसी चीज़ पे जजमेंट दे सकता है, ठीक है, परिकल्पना कर सकता है कि हाँ इतने, अगर क्लास में 100 बच्चे हैं उसमें से 20 बच्चे इंटेलिजेंट हैं और 80 बच्चे एवरेज में आते हैं, तो बच्चा क्या कर रहा है वहाँ पे अनुमान लगा रहा है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये कब कर सकता है बच्चा? जब वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होगा। फिर डिडक्टिव रीजनिंग में ये होता है कि बच्चा पहले भी किसी रूल को अप्लाई करके किसी एक सिचुएशन पे आ सकता है। माना कि जैसे कि डिडक्टिव में ये मेथड ज़्यादातर मैथ्स में ही अप्लाई होता है, डिडक्टिव मेथड। अगर आप अभी हम लोग मैथ्स की पेडागोजी भी देख सकते हैं, उसमें पीआरटी में पूछी जाती है, तो आप पढ़ेंगे मैथ्स पेडागोजी में कौन सा लगाया जाता है रीजनिंग, तो आप बताना कि डिडक्टिव रीजनिंग होती है। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि पहले ही आप किसी आप फॉर्मूले को रख के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, मतलब कि एक किसी चीज़ को सेट कर लेना कि हाँ इसके अकॉर्डिंग ही हमारा आगे काम होगा। तो किसी एक रूल को बना लेना, किसी एक चीज़ को अपना आधार बना के फिर उसके ऊपर काम करना, उसको हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड सिस्टमैटिकली सॉल्व प्रॉब्लम इमर्ज ड्यूरिंग द, मतलब कि कोई आपके अंदर एबिलिटी आ गई है कि आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हो, सिस्टमैटिक वे से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो किसी भी प्रॉब्लम को, तो आप किस स्टेज में? तो ऑब्वियसली जब आपके पास ये सबसे अच्छा कीवर्ड है एब्स्ट्रैक्टली, तो अगर आपके पास है ये कीवर्ड तो आपको तो फिर सोचना ही नहीं है, आपने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर टिक कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका होता कि लॉजिकली, ठीक है, कंक्रीट होता, ये सारे वर्ड होते तो आपका कंक्रीट ऑप्शनल स्टेज लगता है, लेकिन आप ये थिंक एब्स्ट्रैक्टली सिस्टमैटिकली सॉल्व प्रॉब्लम, तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बच्चे कब कर पाते हैं? जब वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होते हैं। फिर चलिए यहाँ पे हमने अपने 4 स्टेजेस को कंप्लीट कर लिया। होप आपको ये चारों स्टेजेस अच्छे से समझ में आ गए हों। और अब इसके हम एजुकेशन इम्प्लीकेशन के ऊपर समझते हैं कि क्या एक कैसे हम इसको अपने एजुकेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो देखिए, अगर टीचर हैं क्लास में तो उनको बच्चे को एक्सप्लोर करने को देना चाहिए, बच्चों को बोलना चाहिए कि वो एक्सप्लोर करें। पियाजे मतलब कि इस थ्योरी से यही समझाना चाह रहे हैं कि बच्चों की 4 स्टेजेस होती है, टीचर को हर स्टेज में बच्चा कैसा रिएक्ट करेगा, टीचर को ये चीज़ समझना चाहिए। हर स्टेज में बच्चा ऐसा नहीं कि किसी एक स्टेज से कूद के वो सेंसरी मोटर से कूद के वो फॉर्मल में चलाएगा, वो हर एक स्टेज को सीक्वेंस में ही चलेगा, एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा। तो टीचर को समझना चाहिए कि बच्चा जब जिस स्टेज में है उस स्टेज में ही उसका उस तरीके से ध्यान रखना चाहिए जिस तरह से उसकी नीड है, ठीक है। मान लीजिए कि रेडीनेस टू लर्न, मतलब कि पियाजे कहते हैं कि अगर बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में है, अगर आप उसको वहाँ पे फॉर्मल चीज़ें सिखाएंगे, मतलब कि आप उसको सिखाएंगे कि मतलब कि डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाली चीज़ दे देंगे, क्या बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में वो सारी चीज़ें कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चा अभी पढ़ने के लिए रेडी हुआ ही नहीं है। अगर आप छोटे से सेंसरी मोटर का जो स्टेज का जो बच्चा है उसको आप साइकिल दे दोगे, आप उसको बोलोगे कि साइकिलिंग करो, उससे बाईसाइकिल दे किया और आपने बोला कि आप इस बाईसाइकिल को चलाओ, तो क्या बच्चा साइकिलिंग कर लेगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि बच्चे का भी मोटर जो डेवलपमेंट होता है, उसकी मोटर बॉडी का जो ग्रॉस डेवलपमेंट वो हुआ ही नहीं है, बच्चा भी बहुत छोटा है। तो जब तक कोई चीज़ आप सीखने के लिए रेडी ना हो तो आप उसको सीख नहीं सकते हैं, एक बात हुई। फिर टीचर का रोल क्या होता है? फैसिलिटेटर का होता है। टीचर जो होती है वो एक फैसिलिटेटर का काम करती है, बच्चे को हेल्प करती है, ना कि वो बच्चे को पिन करती रहे या फिर बच्चे को हर चीज़ों पे पिन पॉइंट करती रहे कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये सही किया, तुम इसको सही करके लाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए टीचर को बच्चे को रियलाइज़ करवाना चाहिए कि उन्होंने कहाँ गलती की है। अगर उनको हम बार बार टोकेंगे, बार बार बोलेंगे, तो हो सकता है कि वो कभी ना सीखें और वो गुस्सा हो जाए या फिर उनके अंदर ये हो जाए कि मैं कुछ भी करूँ, मैम तो मुझे गलती बोलती रहती हैं। तो बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। टीचर का काम है कि फैसिलिटेट करे बच्चों को, जहाँ भी गलत करें उनको वहाँ पे समझाए और बच्चे अपनी गलती को खुद फाइंड आउट करें। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया रेडीनेस टू लर्न कि बच्चा जब कोई चीज़ सीखने के लिए रेडी हो तभी टीचर को उसको पढ़ाना चाहिए, चाहे वो फिजिकली बच्चा हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनली हो। बच्चा जब जो चीज़ सीखने के लिए उसका दिमाग, उसका शरीर, उसके इमोशंस रेडी हो जाए तब टीचर को उसको वो चीज़ सिखानी चाहिए। फिर हम अपना आते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ पियाजे थ्योरी। देखिए, हर एक चीज़ का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, और वैसे ही पियाजे की थ्योरी के भी कुछ क्रिटिसिज्म है। कुछ बाकी जो थ्योरिस्ट हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि पियाजे की थ्योरी में सारी चीज़ें नहीं हैं। उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो उस टाइम पे नहीं मानी जाती थी और शायद वो सही भी थी, कि ऐसा नहीं कि जो पियाजे ने कह दिया वो बहुत ही सही है। कहीं कहीं पर वो सारी चीज़ें कभी कभी लगता है कि अप्लाई नहीं होती हैं, लेकिन ठीक है, वो एक थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग हमें समझना है। तो पियाजे थ्योरी में सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है कि उन्होंने सोशल सेटिंग्स को, कल्चरल वैल्यूज़ को इतनी वैल्यू नहीं दी है। उनका कहना है कि बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर हेरिडिटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बायोलॉजिकल चीज़ों को वो मतलब कि ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है। इसके बारे में अपने पहले वीडियो में जाना है, इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं। उन्होंने बोला कि हेरिडिटी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, और उन्होंने जैसे कि वाइगॉस्की, इसके बाद हम पढ़ेंगे वाइगॉस्की थ्योरी। वाइगॉस्की ने सोशल को डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, तो वहीं पर पियाजे ने सोशल चीज़ों को इतना ज़्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया। उन्होंने बोला कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चों की हेरिडिटी, मतलब कि बच्चों का अगर मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं उनके जीन का बहुत बड़ा रोल है। मतलब कि अगर माता पिता अच्छे, उनका दिमाग अच्छा है तो बहुत सा चांसेस ऐसे रहते हैं कि उनके बच्चे भी मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेटर रहे बाकी बच्चों से, ठीक है।
तो फिर हमने देखा कि पियाजे ने अंडरस्टिमेट किया है द एबिलिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि क्यों उन्होंने एबिलिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन में क्या है कि बच्चों को ऐसे बहुत से थ्योरिस्ट को कन्फ्यूजन हो गई कि उन्होंने कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेज में बच्चा वैसा ही रिएक्ट करे जैसे कि आप बोल रहे हो, ठीक है। मतलब कि उन्होंने जो बच्चों को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर जो बच्चा सेंसरी मोटर के स्टेज में जो काम कर रहा है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी कर सकता है, और जो बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो काम कर रहा है वो कंक्रीट पे भी कर सकता है, वो फॉर्मल में भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि जो बच्चा 2 साल का है वो, या बच्चा 7 साल का है, या बच्चा 11 साल का है, 11 साल के ऊपर का है, तो वो एक ही तरीके का काम करेगा। हर बच्चा अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है, सब बच्चे एक तरीके से एक चीज़ों पे रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हर बच्चे की एबिलिटी दूसरी होती है, हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग करता है। तो पियाजे ने जो जस्ट डिवाइड किए हैं, बाकी सारे थ्योरिस्ट को ये बातें कम समझ में आए, इसलिए उस पर भी उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। फिर है कि सैम्पल, मतलब कि जो पियाजे ने ये पूरी थ्योरी को रिसर्च किया है, अगर आपने पहली वीडियो देखी है इसकी तो वहाँ पे मैंने बताया कि जो पियाजे हैं वे अपने 3 बच्चों के ऊपर रिसर्च किया। उन्होंने बोला कि जो मेरे 3 बच्चे हैं उन अपने ही बच्चों को उन्होंने अलग अलग तरीके से रिसर्च पे डाला, अपने बच्चों का इन्फेंसी पीरियड, एडोलसेंट पीरियड और ये सारे पीरियड को लेके उन्होंने अपना एक रिसर्च क्रिएट कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बच्चे के ऊपर ही पूरी रिसर्च कर डाली। तो बाकी थ्योरीज का कहना है कि आपने अपने बच्चों पर रिसर्च किया है, बाकी सारे बच्चों को आपने नहीं कंसिडर किया, तो कहाँ से आपकी थ्योरी करेक्ट हो जाएगी। तो इस पे भी पियाजे को क्रिटिसाइज़ किया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे कि पियाजे को क्रिटिसाइज़ किया गया, और ऐसा नहीं है कि सारे ही पॉइंट्स उनके गलत हैं। कुछ स्टेजेस को जितना अच्छा पियाजे ने डिफाइन किया है कॉग्निटिव को, शायद ही उतना अच्छा किसी भी थ्योरिस्ट ने डिफाइन किया होगा अभी तक। तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 ईयर इज इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि बच्चा 2 से 7 साल के वर्ष के बीच में कौन सा स्टेज में है। तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा, कि बच्चा 2 से 7 साल में प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो। फिर है proceeding though an organized sequence of stages divided roughly by age in view, मतलब कि बोल रहे हैं कि जो सीक्वेंस में आपका स्टेजेस को डिवाइड किया गया है रफली बाय एज में, कि इतने से 2 से 7, पहले 0 to 2, फिर 2 to 7, 7 to 11, 11 के एवब, तो ये जो रफली जो इन्होंने डिवाइड किया वो किसने किया है। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, स्टेजेस को डिवाइड किसने किया है, पियाजे ने किया है, और किसी ने भी स्टेजेस को इस तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया है, केवल पियाजे ने ही किया है, ओके। ऑब्जेक्ट परमानेंस रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑब्जेक्ट परमानेंस हम किसको बोलते हैं, तो द नॉलेज दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ दे कैन नॉट बी सीन, मतलब कि पहला ही आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है कि जो नॉलेज है, जो भी आपके दिमाग में जो भी नॉलेज है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके, अगर आप उसको नहीं भी देख रहे हैं तब भी आप समझ रहे हैं कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो आपने ऑब्जेक्ट परमानेंस को अचीव कर लिया है। आपके सामने वो वस्तु नहीं है लेकिन आप जानते हैं कि वो वस्तु एग्जिस्ट करती है, वो है, ठीक है। तो बच्चे ने ऑब्जेक्ट परमानेंस को अचीव कर लिया, तो उसका पहला ही आंसर बिल्कुल सही है कि द नॉलेज दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ दे कैन नॉट बी सीन, तो उसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा। तो बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी हम लोग से जुड़ें। और अगर आप लाइक करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके सामने लाऊँ और आपको प्रेजेंट करूँ, ताकि आपका एग्जाम में भी हेल्प हो। और KVS के लिए हम अपनी और भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लाते रहेंगे, और ये पूरी सीरीज़ आपका KVS और सीटेट को ही डेडिकेटेड है। अगर आप KVS PRT दें या चाहे कोई भी KVS का एग्जाम दें, ये सारे टॉपिक्स सब आते हैं KVS में। तो चलिए ठीक है, बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ओके, बाय।